हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है एयर। हमारी अर्थ के आसपास जो एयर का ब्लैंकेट है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ पे, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पे फॉर देयर सर्वाइवल। क्योंकि हमें सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है। दूसरा, एटमॉस्फेयर हमें सन रेज के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इन केस एटमॉस्फेयर अर्थ के आसपास ना होता, एटमॉस्फेयर का जो एयर का ब्लैंकेट है वो ना होता, तो उस केस में क्या होता? उस केस में दिन टाइम जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा होता कि हम जिंदा ही जल जाते, बेक्ड अलाइव। और रात टाइम पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो चला जाता कि हम फ्रोज ही हो जाते, फ्रीज हो जाते, बिल्कुल ही जम जाते। तो इसीलिए ये जो एयर का मास है ये हमें हमारे अर्थ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और हमारे अर्थ पे टेम्परेचर को लिवेबल बनाता है, जिस पे हम रह सकते हैं, ऐसी कंडीशंस पैदा करता है। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, ये अर्थ से जो हीट रेडिएट होती है उस हीट को ट्रैप कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ से जो हीट रेडिएट होती है उस हीट को ट्रैप कर लेता है और हीट को ट्रैप करके ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है। क्योंकि इसके बिना अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होएगी या ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा लो चला जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अर्थ इतनी ठंडी हो जाएगी कि यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए जो अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसको मेंटेन करना भी जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन भी बन सकती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कैसे इंक्रीज होता है? जैसे आजकल हम फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, गाड़ियां इतनी सारी चल रही है, तो फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, गाड़ियों में से जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, उससे क्या है? उससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है और जो हीट का लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो रहा है। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन बनती जा रही है। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो बर्फ है वो पिघल जाएगी। जब स्नो मेल्ट हो जाएगी तो उससे क्या होगा? सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सी लेवल इंक्रीज होगा तो जो कोस्टल एरियाज है वहां पे फ्लड्स आ जाएंगे। तो बेसिकली जब क्लाइमेट में ड्रास्टिक चेंज आता है, बहुत ज्यादा एकदम से चेंज आता है, तो उससे क्या होता है? उससे कुछ प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है उन चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। कुछ स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स की, सारे तो नहीं बोलेंगे, कुछ स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की। एटमॉस्फेयर में मेजर दो गैसेस है, एक है नाइट्रोजन 78%, दूसरी है ऑक्सीजन 21%। इन दो गैसेस के अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है और हाइड्रोजन है। बट जो ये वाली गैसेस है ये बहुत ही लेसर क्वांटिटीज में होती है। गैसेस के अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। जो हमारे आसपास हवा है तो हवा में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन से कम है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की जो गैसेस है वो आ जाती है। लेकिन मेजर दो ही गैसेस है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब होता क्या है, जब हम ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे अंदर ऑक्सीजन तो जाती ही है, बट ऑक्सीजन के साथ कुछ नाइट्रोजन भी हमारे अंदर चली जाती है, जो हमारी लंग्स के तक ही पहुंचती है और लंग्स से फिर वापस एक्सहेल हो जाती है, वापस बाहर आ जाती है। और जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स होकर फिर बाकी की जो बॉडी की एक्टिविटीज है उनमें हेल्प करती है। बट ब्रीद इन के टाइम पे हमारे अंदर कुछ अमाउंट नाइट्रोजन की भी जाती है, लेकिन वो जो नाइट्रोजन है वो लंग्स से ही वापस एक्सहेल हो जाती है।
लेकिन जो प्लांट्स है, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन जरूरी होती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्लांट्स उनका जो ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन गैस जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। अब फिर वो कैसे नाइट्रोजन लेते हैं? जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं या प्लांट्स की रूट्स में बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उस नाइट्रोजन की फॉर्म चेंज कर देते हैं, और उसकी फॉर्म चेंज होने के बाद फिर जो प्लांट है वो उस नाइट्रोजन को यूज करते हैं। अब आपने सुना होगा जो प्लांट्स की रूट्स होती है, कुछ प्लांट्स की रूट्स होती है, तो उनमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है उसकी फॉर्म चेंज होती है। जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन की फॉर्म चेंज कर देता है, और फॉर्म चेंज होने के बाद जो प्लांट है वो उस नाइट्रोजन को यूज करते हैं। बट डायरेक्टली जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को यूज नहीं करते। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस आती है ऑक्सीजन। ठीक है, पहले नाइट्रोजन थी, सेकंड आती है ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 21% ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जितने भी ह्यूमंस है, एनिमल्स है, वो जब ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन हवा से लेते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स यूज कर रहे हैं और ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन दिस वे जो ऑक्सीजन का मेन कंटेंट है, ओवरऑल जो कंटेंट है ऑक्सीजन का, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट कैसे रहता है? क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी तो कर रहे हैं ना फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो ओवरऑल जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो सेम रहता है। बट इन केस हम ट्रीज को कट करेंगे, जंगल काटेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो ये बैलेंस है ना ऑक्सीजन गैस का, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डिस्टर्ब होएगा तो उससे हम देखो ऑक्सीजन तो यूज करते ही रहेंगे, बट ग्रीन प्लांट्स अगर कम होएंगे तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी कम होएगी। तो ओवरऑल जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो हवा में कम हो सकता है, और जिसकी वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां लग सकती है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं ग्रीन प्लांट्स। कब यूज करते हैं? जब वो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। और एट द सेम टाइम जो ह्यूमन है या एनिमल्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो ह्यूमंस और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक दोनों के बीच में बैलेंस बना रहता है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल दोनों गैसेस का जो बैलेंस है वो बना रहता है। लेकिन फिर बीच में आ जाती है हमारी इंटरफेरेंस, ह्यूमन की इंटरफेरेंस। उससे क्या होता है, हम फ्यूल बर्न करते हैं, लाइक कोयला हो गया, ऑयल हम जो बर्न करते हैं, इतनी सारी गाड़ियां चल रही है, फैक्ट्रीज सेटअप कर ली हमने, उसमें से धुआं निकल रहा है। तो उससे क्या है, उससे ओवरऑल जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ रहा है। हर साल हम बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर में। तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उससे अर्थ में वेदर एंड क्लाइमेट में चेंजेस आएगी, अर्थ का वेदर अफेक्ट होएगा और क्लाइमेट भी अफेक्ट होएगा। फिर यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है रिगार्डिंग एयर। तो एयर जब गर्म होती है तो वो एक्सपैंड हो जाती है, एक्सपैंड होकर लाइट हो जाती है, उसका वेट कम हो जाता है, तो उससे क्या है, एयर ऊपर उठ जाती है। अब देखो इस जगह पे एयर है, ठीक है, एयर गर्म होएगी, एक्सपैंड होके ऊपर को उठ जाएगी। तो यहाँ पे जो खाली जगह लेने के लिए आसपास की जो ठंडी हवा है वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो डेंस होती है और हैवी होती है। तो इस तरह से जो एयर सर्कुलेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो चलता रहता है। ठीक है, किसी जगह में जब गर्मी होती है तो हवा गर्म होके ऊपर को उठ जाती है और उस जगह में ठंडी हवा, जो वैक्यूम है, वो जो खाली जगह है उसको भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा उस जगह पे आ जाती है, राइट।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे कुछ ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग न्यूज़ है जो न्यूज़पेपर में आजकल आए दिन आती रहती है ग्लोबल वार्मिंग से, कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आ रही है। ठीक है, तो ऐसी कुछ न्यूज़ है, ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक ईरा, तो पुराना टाइम भी वापस आ सकता है अगर इसी तरह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता रहा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की। तो एटमॉस्फेयर जो है इसकी टोटल 5 लेयर्स है। ठीक है, कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर से। ट्रोपोस्फेयर जो सबसे नीचे वाली लेयर है अर्थ की, यहाँ पे जो इस फिगर में हम देख रहे हैं, जो ये सबसे नीचे वाली लेयर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, अर्थ के सरफेस के पास वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर है ये जाती है अप टू 13 किलोमीटर तक, इसकी हाइट तक ये ट्रोपोस्फेयर वाली जो लेयर है वो रहती है। इक्वेटर पे 13 किलोमीटर तक होती है, तो पोल्स में थोड़ा जो एटमॉस्फेयर थिन होता है, तो पोल्स में अराउंड 8 किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे लोअर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और इसकी हाइट है, एवरेज हाइट अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 13 किलोमीटर है। और इसमें अब जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस होती है जहाँ पे जो एयर है, तो जितने भी वेदर फिनोमेनास है वो सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। लाइक रेनफॉल हो गया, फॉग हो गई, हेल स्टॉर्म्स हो गया, जो क्लाउड्स होते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में ही बनते हैं और ट्रोपोस्फेयर में ही बारिश होती है, फॉग आती है, हेल स्टॉर्म्स आते हैं, जितने भी वेदर फिनोमेनास है तो वो सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। अब जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होती है, उस ट्रांजिशन जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ये रही। ठीक है, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रही है, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रही है, तो उस ट्रांजिशन लेयर को बोलते हैं ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद शुरू होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट होती है अप टू 50 किलोमीटर तक। पहले 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है, 13 से लेकर अराउंड 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर आ जाती है। और जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है इसमें ना तो कोई क्लाउड्स होते हैं, ना ही कोई वेदर फिनोमेना होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर वेदर होता है इसमें। ठीक है, कोई भी वेदर फिनोमेना यहाँ पे नहीं होता, तो बिल्कुल क्लियर होता है इसमें सारी कंडीशंस। इसीलिए जो हमारे एरोप्लेन्स है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर में एरोप्लेन्स नहीं उड़ते, क्योंकि यहाँ पे वेदर फिनोमेनास बहुत होते हैं जिसके चलते हुए डिस्टर्बेंस आती है, सिग्नल्स वगैरह में फिर डिस्टर्बेंस आ जाती है। इसीलिए जो एरोप्लेन्स है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर उड़ते हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के भी लोअर पार्ट में, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में जो एरोप्लेन्स है वो उड़ते हैं। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है? इस लेयर में, ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें ओजोन गैस की एक लेयर बनी हुई है। और ये जो ओजोन गैस की लेयर है ये हमें सन की जो हार्मफुल रेज है उससे प्रोटेक्ट करती है। सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है उन रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है ये जो ओजोन की लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में दो चीजें हैं, एक तो एरोप्लेन्स उड़ते हैं, दूसरा ओजोन लेयर होती है। ट्रोपोस्फियर में सारे के सारे वेदर फिनोमेनास होते हैं। अब इसके बीच में एक आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब ये लाइन किस चीज की है? ये टेम्परेचर की लाइन है। ट्रोपोस्फियर में हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या है? डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। और फिर स्ट्रेटोस्फियर जब शुरू होती है तो स्टार्टिंग में कुछ हाइट तक जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है और उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पे खत्म होती है वहां पे फिर कुछ हाइट तक जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है, फिर मीजोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर मीजोस्फियर में डिक्रीज होता है और मीजोस्फियर के ऊपर जितनी भी लेयर्स आती है फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है और बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। मीजोस्फियर थर्ड लेयर है और स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होती है, जहाँ पे मीजोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की ट्रांजिशन जोन आती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। मीजोस्फियर एक्सटेंड करती है अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर 13 तक थी, स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर तक थी और मीजोस्फियर कहाँ तक है? 80 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो मीजोस्फियर में क्या होता है? मीजोस्फियर में जो मीटियोराइट्स आते हैं, मीटियोराइट्स यहीं पे बर्न अप हो जाते हैं। हमारे जो बाहर से आउटर स्पेस से जो मीटियोराइट्स आते हैं वहां पे बर्न अप हो जाते हैं। जैसे ही ये स्पेस से यहाँ पे एंटर करते हैं फ्रिक्शन की वजह से बर्न अप हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार्स, टूटते हुए तारे।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोस्फेयर्स की। तो थर्मोस्फेयर नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो मतलब बहुत ज्यादा गर्म। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज करता है, रैपिडली राइज करता है जैसे हाइट इंक्रीज होती है। थर्मोस्फेयर में ही एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। और थर्मोस्फेयर 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होता है। और इसी लेयर में आप देखो आयनोस्फेयर होता है इसी लेयर में। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेडियो ट्रांसमिशन में, ये जो आयनोस्फीयर है ना, आयनोस्फीयर रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। जो रेडियो वेव्स होती है वो इस लेयर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अर्थ पे, ठीक है। जो अर्थ पे वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है रेडियो वेव्स, वो आयनोस्फीयर से ही रिफ्लेक्ट बैक होती है, राइट। फिर लास्ट आती है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर जो है वो एटमॉस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर है। इस लेयर में जो हवा है बहुत ही थिन एयर होती है, तो इसमें ज्यादा कोई गैसेस नहीं होती, इसमें लाइट गैसेस ही होती है, लाइक हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये वहां पे फ्लोट करती रहती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।